शीतल जी, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से बीजेपी आक्रामक है, एक एक करके दलों को निकल रही है, और बंगाल में तो उसने गजब का तांडव मचा दिया है, एक तरह से टीएमसी को छिन्न भिन्न करके उसको लगभग मतलब उसके जो नेतृत्व है उसको निगलने की। क्या ये क्षेत्रीय दलों में भय, आतंक सृजित कर रहा है? देखिए, क्षेत्रीय दल दो तरह के हैं। इधर उत्तर और मध्य भारत में और पूर्वोत्तर भारत में जो क्षेत्रीय दल बीजेपी के सामने थे, जो प्रमुख थे, एक तो उड़ीसा में था, बंगाल में था, और आपका बिहार में और उत्तर प्रदेश में, ये प्रमुख दल है। और एक जमाने में आम आदमी पार्टी भी दिल्ली और पंजाब में उस तरह से होती थी। दिल्ली अब वो उस तरह से नहीं रही, और पंजाब में उसे अभी चुनाव लड़ना है, तो एक टेस्ट उसका होना है कि वो वहां अपने को बचा पाती है कि नहीं। तो इसमें बंगाल सबसे प्रमुख दल था इधर वाले इलाके में, बहुत बड़े हिस्से में, आपके अरब सागर से गंगा सागर तक जो फैला हुआ है, इसमें बंगाल सबसे प्रमुख था। और इसलिए भी कि ममता बनर्जी जैसी वहां नेत्री थी, जो कई चुनाव जीती थी और बहुत उनको प्रचंड बहुमत मिलता था, और लोकसभा में उनकी बहुत इस समय भी बहुत बड़ी संख्या है उनकी। तो इसलिए उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। और बीच बीच में उनके बारे में ये भी आता रहता था कि जब राहुल गांधी की आलोचना होती थी कि वो कमजोर हैं और काबिल नहीं हैं और फेल हैं, तो ये होता था विकल्प के तौर पर उनको इंडिया की लीडरशिप के लिए लिया जाए। ये कुछ विज्ञापन आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी दावेदार थी वो। और 2024 से पहले जो बेंगलोर अधिवेशन हुआ था इसका, इंडिया गठबंधन का, तब नीतीश कुमार जी उसको संयोजक बनना चाहते थे और इसी तरफ थे। तो उसमें उनको रोकने में भी सबसे प्रमुख भूमिका ममता बनर्जी जी की ही थी। वो कलकत्ते से पटना आई, लालू जी बीमार थे, उनसे मिली, और फिर इन लोगों ने पुश किया तो कांग्रेस हाँ, लेकिन फिर। बंगाल चुनाव के बाद पूरा सिनेरियो बदल गया है। अब मैं आ नए रहा हूँ सिरे से ममता बनर्जी को सोचना पड़ रहा होगा। मैं आ जी। रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। बंगाल में या 14 में बीजेपी के आने के बाद बीजेपी ने जैसे हर राज्य में, ऐसे राज्यों में जहां जहां विपक्ष था और ताकतवर था, वहां एजेंसियों को लगा के इन पार्टियों को पहले कमजोर करना शुरू किया। क्योंकि इन पार्टियों के साथ एक दोष था, इन रीजनल पार्टीज जितनी भी हैं, इनमें सब में एक खास दोष एक तरह का था, जो उदारीकरण के बाद सभी पार्टियों में आया। राष्ट्रीय पार्टियों में भी है, क्षेत्रीय में भी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां चूंकि केंद्र में उनकी सत्ता नहीं थी, तो उनके दोष को दोष मान के उस पर एक्शन हुआ। वो ये था कि राजनीति में धन का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया था, और इस मात्रा में बढ़ गया था कि जो सत्रप, लोकल सत्रप थे, ये सब सब 10-20 हजार करोड़, 15 हजार करोड़, 35 हजार करोड़, 30 हजार करोड़ वाले लोग थे। और बहुत सारा पैसा इनको जुटाते भी थे, बहुत सारा पैसा खर्च भी करते थे अपने प्रतिद्वंदियों को रोकने के लिए। तो ये सब खरबपतियों की पार्टियां थी। तो बीजेपी जो एक एक विचार भी है उसके पीछे, और एक सांगठनिक ताकत भी है। तो वो जब आए तो इन सब चीजों पर आंख रखते हुए आ रहे थे। उन्होंने एजेंसियों की जब इन पे छोड़ा, तो तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेताओं का आप याद कीजिए, सब बहुत सारे बीच बीच में भी टूट के इधर आ गए थे, जो डिफरेंट स्कैम्स में फंसे हुए थे। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी वहां लगातार इसके बावजूद विधानसभा में अपनी उपस्थिति तगड़ी बनाए हुए थी, तो उसमें से कुछ एकाध लौट भी गए थे, इधर से घूम के परिक्रमा करके 2-3 लौट गए थे। लेकिन फिर माफ भी कीजिएगा, मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ। मैं हाँ, आज पर लाना चाहता हूँ आपको। अब जो मैं नई आ रहा हूँ। परिस्थिति बनी। जी। परिस्थिति को अगर मैं इस परिस्थिति से नहीं जोड़ूंगा तो शायद जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कह नहीं पाऊंगा, समस्या ये है। तो जी। वो इसलिए मैं इस पे आ रहा हूँ कि फिर वो शॉर्टकट हो जाएगा और इसका फिर आपका शॉर्ट आंसर ही हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो ममता बनर्जी की पार्टी थी और जो बनी और जैसी रही, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कल्पेबल हैं, यानी जिनके पास दौलत है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार वगैरह के मामले सेट किए जा सकते हैं। और वहां का प्रेसिडेंस है कि वहां बहुत सारे लोगों पर सेट किए गए, उनके घरों से रकम वकम निकली और ये सब। और ममता बनर्जी भी अब सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन बन गई थी। लेकिन उनके साथ एक रियलिटी जुड़ी हुई थी जिसकी चर्चा दिल्ली में कम होती थी, कभी कभी होती थी, कि बंगाल में 29% के आसपास मुस्लिम आबादी है। एक्चुअली वहां की पॉलिटिक्स मुस्लिम आबादी की वजह से तय होती रही है। जब वो लेफ्ट फ्रंट के साथ थे तो लेफ्ट फ्रंट बहुत बढ़िया प्रदर्शन करता रहा,
और जब 11 में वो अलग हुए उसके बाद पता चला कि लेफ्ट फ्रंट वहां से फिर हारा और फिर हारता चला गया। और माइनॉरिटी की इस बड़ी संख्या की वजह से ममता बनर्जी को एक लगातार वहां सफलताएं मिलती रही। अब जब इस आधार को, वहां की जो पॉलिटिकल आधार है, बेईमानी से और तमाम तरह से चुनाव आयोग का उपयोग करके, धन का भी उपयोग करके, धर्म का भी उपयोग करके, सांगठनिक जो भी केंद्र सरकार की सारी अवयवों का इस्तेमाल करके बीजेपी ने नतीजा उलट दिया, तो वो जो खिचड़ी थी वो तुरंत बहना शुरू हो गई और बड़ी तेजी से बह गई। और आप देख रहे हैं जिस तरह से भगदड़ मची हुई है विधानसभा से लेकर लोकसभा में, तो उसकी वजह से अब वहां की पार्टी के लिए और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो इस तरह की बातें सोचती। लेकिन अभी तक जो मेरी सूचना है उसके हिसाब से ये सारी खबरें जो हैं ये स्पॉन्सर की जा रही हैं बीजेपी की ओर से। कांग्रेस से मुझे ये सूचना है कि इस तरह की का विलय अभी प्रस्ताव उनके टेबल पे नहीं है, बातें दूसरी चीजें हो रही हैं जो सामने प्रकट में नहीं है। तो रीजनल पार्टी संकट है, बिल्कुल है। अगला मोर्चा उत्तर प्रदेश में लगेगा, लेकिन उसके लिए वल्नरेबिलिटी उनमें मौजूद है। और वो इस दौरान जो उदारीकरण के बाद राजनीति में परिवर्तन हुआ है कि 92% हमारे सांसद जो है करोड़पति है। जिस देश की 70% जनता बेहद गरीब है, उसके 92% लोकसभा सदस्य करोड़पति है। ये जो करेक्ट चेंज हुआ है राजनीति का, इससे इस तरह की पार्टी को, जैसी मोदी की पार्टी है, बहुत आसान है इस तरह के विपक्षी दलों में इस तरह का कोलाहल पैदा कर देना, जैसा हम तृणमूल में देख रहे हैं। ठीक है जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.